हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ ब्रांड पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ इस टाइम पर हमारी क्लास आती है, तो वो क्लास आ चुकी है। तो आप जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि ये अपनी टेस्ट सीरीज कितने क्वेश्चन की है, तो वह 30 क्वेश्चन की। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है। यानी कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम सर्वाधिक किस जिले के पास पड़ता है। ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर के पास, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर के पास, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर के पास, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर के पास। यानी कि जो लूनी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो सर्वाधिक किसके पास पड़ता है, तो वो पड़ता है अजमेर के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। ये क्वेश्चन तो आपको अभी सीईटी के एग्जाम में भी देखने को मिला होगा कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन नंबर एक है 910, ऑप्शन नंबर बी है 930, ऑप्शन नंबर सी है 927, ऑप्शन नंबर डी है 877। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 927, या आपको 928 भी देखने को मिल सकता है। इसका आंसर क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो आता है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। क्या पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। ऑप्शन नंबर एक है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर में। तो कहाँ पर हो जाएगा, तो वो बांसवाड़ा में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो आता है, त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। क्या पूछ रहा है कि जो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर एक है 1192 में, ऑप्शन नंबर बी है 1211 में, ऑप्शन नंबर सी है 1191 में, ऑप्शन नंबर डी है 1194 में। तो आपको सभी को पता है कि कब लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो क्या है कि मेवाती बोली का संबंध किस जिले से है। क्या पूछ रहा है कि जो मेवाती बोली है उसका संबंध किस जिले से है। ऑप्शन नंबर एक है जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी है सीकर से, ऑप्शन नंबर सी है अलवर से, ऑप्शन नंबर डी है कोटा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा अलवर। यानी कि अलवर जिले में मेवाती बोली सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ पर मिला है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर एक है माही महराव, ऑप्शन नंबर बी है सादेवाला, ऑप्शन नंबर सी है गोठारू, ऑप्शन नंबर डी है कमलीताल। तो कहाँ पर मिला है सर्वप्रथम गैस का भंडार, तो मिला गोठारू में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि जो छापी सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी में, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। तो छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो वो झालावाड़ जिले में स्थित हो जाएगी। छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो वो झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है, मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि मंडोर एक्सप्रेस है वह किन नगरों के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर एक है दिल्ली से जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर से जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर से दिल्ली। तो ये कहाँ चलती है, तो ये चलती है दिल्ली से जोधपुर के बीच। यानी कि मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वो है, जयपुर और जोधपुर रेल बेसिन किस बेसिन से होकर गुजरती है। यानी कि जो जयपुर जोधपुर रेल है वो किस बेसिन से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर एक है नीमका थाना, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है सांबर लेक, ऑप्शन नंबर डी है मोहनगढ़। तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये जो सांबर झील है वहाँ से ये गुजरती है। यानी कि जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है, सांबर लेक झील से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह है, राजस्थान को दो समवर्षा रेखा में बांटने वाली रेखा कौन सी है। यानी कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 150 सेंटीमीटर। यानी कि जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है। क्या बोलता है
कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर बी है गोटन में। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है फुलेरा में। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गोटन में स्थित हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये गोटन में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है होहोबा क्या है। क्या पूछ रहा है कि होहोबा क्या है। ऑप्शन नंबर एक है पौधा। ऑप्शन नंबर बी है रोग। ऑप्शन नंबर सी है फल। ऑप्शन नंबर डी है सब्जी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हो पौधा। यानी कि होहोबा क्या है, तो हो जाएगा पौधा। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंगरौली परियोजना किससे संबंधित है, यानी कि जो सिंगरौली परियोजना है वो क्या है। ऑप्शन नंबर एक है तापीय विद्युत। ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी है आणविक विद्युत। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगी तापीय विद्युत। यानी कि जो सिंगरौली परियोजना है वो एक प्रकार की तापीय विद्युत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर एक है 1992 में। ऑप्शन नंबर बी है 1986 से 87 में। ऑप्शन सी है 1980 से 81 में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कब की गई थी, तो की गई थी 1980 से 81 के बीच में। आंसर क्या होगा इसका, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना 1980 से 81 के बीच में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। ये पूछा गया था अभी राजस्थान पुलिस में, परंतु हमें अपने वर्तमान जिलों के अनुसार करना है। तो उसमें पहले 50 थे, परंतु अब इसको क्या कर लेंगे 41 कर लो इसको। ऑप्शन नंबर डी को 41 कर लो। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 41। यानी कि ऑप्शन नंबर डी को बना लेते हैं हम 41। पहले कितनी थी 50 और उससे पहले कितनी थी, तो थी 33। यानी कि अब वर्तमान में 41 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा कारण हुड्डा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था। क्या पूछ रहा है कि जो हुड्डा सम्मेलन है उसको बुलाने का प्रमुख उत्तरदायी कारण क्या था। ऑप्शन नंबर एक है मराठा आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी है पिंडारी आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सुधार। ऑप्शन नंबर डी है मुस्लिम आक्रमण। यानी कि जो मराठा आक्रमण है उसके कारण हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। और वो कब बुलाया गया था, तो बुलाया गया था 1734 ईस्वी में। और तारीख भी आपको याद होगी 16 या 17 जुलाई। यानी कि 16 जुलाई बोल दो या 17 जुलाई बोलो, 1734 में ये हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने वो है 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी। क्या पूछ रहा है कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी। ऑप्शन नंबर एक है पश्चिमी भारतीय। ऑप्शन नंबर बी है गंधार। ऑप्शन नंबर सी है अजंता। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी, तो वो अजंता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। क्या पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा है उसके उपयोग से प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर एक है 50,000 टन। ऑप्शन नंबर बी है 55,000 टन। ऑप्शन नंबर डी है सी है 5,500 टन। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कितनी होती है, तो वो होती है 5,500 टन। यानी कि सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो होती है 5,500 टन। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने वो है राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है फतेहपुर में। ऑप्शन नंबर बी है सूरतगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी है अविकानगर टोंक में। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अविकानगर टोंक। यानी कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो अविकानगर टोंक में स्थित हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। क्या पूछ रहा है, राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर एक है केशोराय पाटन में। ऑप्शन नंबर बी है श्री गंगानगर में। ऑप्शन नंबर सी है भोपाल सागर में। ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये भोपाल सागर में स्थापित की गई है। यानी कि राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल कहाँ पर स्थापित की गई है, तो वो भोपाल सागर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है। यानी कि जो राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं उनसे राजस्थान को कितने प्रतिशत आय होती है। ऑप्शन नंबर एक है 50%।
ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 11%, ऑप्शन डी है 20%। तो कितने प्रतिशत होती है? तो होती है 20%। यानी राजस्थान में राज्यों के खनिजों से कितनी प्राप्त आय होती है? तो होती है 20%। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान स्थित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है केवलादेव, ऑप्शन नंबर बी है रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी है सरिस्का, ऑप्शन नंबर डी है दर्रा। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केवलादेव गन्ना अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है, जो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और वो है कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है कि जो कमांड क्षेत्र कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर एक है खोज से, ऑप्शन नंबर बी है रोजगार से, ऑप्शन नंबर सी है रोग उन्मूलन से, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा रोजगार से। यानी कि कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो ये रोजगार से संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और वो है राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ऑप्शन नंबर एक है जावर, ऑप्शन नंबर बी है दरिबा, ऑप्शन नंबर सी है आंधी, ऑप्शन नंबर डी है चांदमारी। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी जावर। यानी कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो वो जावर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और वह ढोला मारूरा दुआ के रचयिता का नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? जो ढोला मारूरा दुआ है उसके रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है कवि कलोल, ऑप्शन नंबर बी है मोहनतोष नैन्सी, ऑप्शन सी है बांकीदास, ऑप्शन नंबर डी है सारंगधर। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कवि कलोल। यानी कि जो ढोला मारूरा दुआ है उसके रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे कवि कलोल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और वो आता है कौन सा राज्य या रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था? यानी कि जो मत्स्य संघ है उनमें कौन सा राज्य या रियासत सम्मिलित था? ऑप्शन नंबर एक है शाहपुरा, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है करौली। तो कौन सा सम्मिलित था? तो वो करौली सम्मिलित था। यानी मत्स्य संघ में कौन सा सम्मिलित हो जाएगा इनमें चारों में से? तो वो करौली सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और वह है जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस कहाँ पर मिलती है? क्या पूछ रहा है कि जो जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस है वो कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर एक है गोठारू में, ऑप्शन नंबर बी है हजारी में, ऑप्शन नंबर सी है मनिहारी टिब्बा में, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ये कहाँ पर मिलता है? तो ये मनिहारी टिब्बा में मिलती है। प्रश्न को दोबारा देखो कि जीवन रक्षक औषधि गैस कहाँ पर मिलती है? तो मनिहारी टिब्बा में मिलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और वह है बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो बालसमंद झील है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है बीकानेर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में, ऑप्शन डी है राजसमंद में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगी। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, और विमल बसाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो विमल बसाई है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है आबू में, ऑप्शन बी है पाली में, ऑप्शन सी है भीनमाल में, ऑप्शन डी है आहोर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आबू सिरोही में स्थित है। विमल बसाई का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये आबू सिरोही में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, और वो क्या है? कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? यानी कि चारों में से तीन नदियां तो समुद्र में गिरती है परंतु एक नहीं गिरती, आपको उस नदी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर एक है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो इन चारों में से कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी यमुना नदी। यानी कि जो यमुना नदी है वह समुद्र में नहीं गिरती है, जब गंगा नर्मदा और गोदावरी सारी की सारी समुद्र में गिरती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और वो आता है डूंगरपुर में किस भील का शासन था? क्या पूछ रहा है? डूंगरपुर में किस भील का शासन था? ऑप्शन नंबर एक है कोरिया का, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरिया का, ऑप्शन सी है कुशला का, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुशला का। यानी कि डूंगरपुर में किस भील का शासक था? तो कुशला का हो जाएगा। ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं अपनी 1:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।